हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया है। आज हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ माइक्रो बडीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूक्ष्म प्रकाय के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ों की आप क्यों न तैयारी करते हो, सभी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम बात करें क्रोमोसोम्स की, यानी गुणसूत्र की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी की बात करें, यानी मानव शरीर की बात करें, तो 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। कितने पेयर गुणसूत्र होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जिसमें अगर ह्यूमन बॉडी में की बात करें तो जिसमें कि ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर और एलोसोम्स होते हैं 1 पेयर। ठीक है, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर क्या होते हैं? एलोसोम्स होते हैं। जो ऑटोसोम होते हैं वो 22 पेयर क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। और 1 पेयर जो एलोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, यानी अलग होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑटोसोम कितने पेयर होते हैं? तो 22 पेयर होते हैं। और एलोसोम कितने पेयर होते हैं? तो 1 पेयर होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम 22 पेयर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और एलोसोम जो होते हैं 1 पेयर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो नोट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लड़का और लड़की के एक जैसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। लड़का और लड़की में दोनों में एक जैसे गुणसूत्र जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, और दोनों में जो अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ गए। चलिए अब बात करें आगे। तो हम बात करें तो मेल में क्या होता है? जो एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, मेल में क्या होता है? 22 जोड़ी तो सेम होता है, और 1 पेयर अलग अलग होता है, तो क्या होता है? एक्स और वाई। और फीमेल में क्या होता है गुणसूत्र? एक्स और एक्स होता है, 1 पेयर। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब जो लड़के होते हैं उसमें 44, यानी 22 पेयर, यानी कह रहे हैं वो 44 तो सेम ही होता है, और एक्स और वाई 1 पेयर हो गया, ये होता है एक्स और वाई होता है। गर्ल्स में होता है 44 प्लस एक्स और एक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे हम अगर बात करें कि जैसा कि आप लोग देख रहे थे ऊपर कि 44 प्लस एक्स, एक्स किसका होता है? लड़की का होता है। और उसके साथ अगर वाई जुड़ गया, उसके साथ अगर वाई क्रोमोसोम जुड़ गया, तो ऐसे में वो क्या होगा? जो बच्चा उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? तो वो क्या होगा? गर्ल ट्रांसजेंडर उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर 44 प्लस एक्स वाई, इसमें अगर एक्स जुड़ जाता है, ठीक है, वाई में आके अगर एक्स जुड़ जाता है तो ये क्या होगी? मेल ट्रांसजेंडर उत्पन्न होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझे होंगे। आगे हम बात करते हैं जीन के बारे में। तो जीन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है। अनुवांशिकी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? छोटी इकाई क्या होती है? तो जीन होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में, यानी अनुवांशिक लक्षण के बारे में बात करें तो अनुवांशिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि कलर ऑफ आईज, यानी आँखों का कलर। ठीक है, कहने का मतलब अगर पिता माता के कलर, आँखों की कलर अगर लाल है, पीला है, भूरा है, जिस प्रकार से है वैसे कलर आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं। हेयर का हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए फादर का हेयर लॉस हो रहा है, मतलब टूट चुका है, तो आपका भी हेयर टूटने लगे, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई? अनुवांशिक लक्षण हो गया। जैसे हाइट हो गया, स्किन हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्रकणिकाएं।
ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सूत्रकणिकाएं बोलते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसे पावर हाउस, एनर्जी हाउस, ठीक है, पावर हाउस या एनर्जी हाउस यानी हिंदी में बोल सकते हैं ऊर्जा घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिकाओं की क्या कहा जाता है, पावर हाउस कह सकते हैं, एनर्जी हाउस कह सकते हैं, या फिर ऊर्जा का घर हम इसे कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गए। आगे हम बात करें तो यह पूरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग है, सॉरी यह दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, यह दूसरा क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें यह प्रथम उदयित कोशिकांग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गोल यानी सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, गोल यानी सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, और यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ठीक है, अब अगला जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है आपकी वायवीय श्वसन कहाँ होता है, ठीक है, और किसके अंदर होता है। तो वायवीय जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, सेल के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वायवीय श्वसन की तो इसे सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं जैसा कि आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया था अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में आपसे पूछा जाए तो किसने किया था खोज, तो अल्टमैन ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था वो किसने दिया था, तो बेंडा के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमैन ने किया था, ठीक है, लेकिन इस शब्द को किसने दिया था, इस शब्द को तो बेंडा ने दिया था। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या क्या बोला जाता है लाइसोसोम को, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आत्महत्या की थैली। उसके बाद एटम बम भी बोला जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल बैग भी बोला जाता है। ये सभी चीज़ें किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ इसका नाम है, लाइसोसोम को ही हम ये सब चीज़ बोलते हैं। सुसाइड बैग, एटम बम, डिस्पोजल बैग, स्कैवेंजर, जिसको सफाई कर्मी भी बोलते हैं, सब चीज़ें हम किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम की बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें नोट में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि लाइसोसोम के पास 40 प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोकोलिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकोलिटिक एंजाइम होते हैं, सॉरी, लाइसोसोम के पास 40 प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु या वायरस का भक्षण करना, यानी कहने का मतलब मारना। जिसका काम क्या होता है, जो 40 प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम के पास होते हैं उसका काम होता है कि जीवाणु का भक्षण करना, यानी जीवाणुओं को मारना। आगे हम बात करें कि प्लांट सेल में ये अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये 40 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, और ये WC के पास भी होता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि लाइसोसोम किसके किसके पास होता है। हम बात करें कि लाइसोसोम किसके किसके पास होता है। ठीक है, तो WBC के पास होता है, वाइट ब्लड सेल के पास होता है, मार्कोफेज के पास होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा के पास होता है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के पास होता है, किडनी यानी विक के पास होता है, कफर सेल यानी कफर सेल जो लीवर के अंदर होता है उसके पास होता है। तो इन सभी चीज़ों के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइसोसोम होता है। इन सभी चीज़ों के पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो इन चीज़ों का आप समझ गया। आगे हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और इसकी खोज जो किया गया था, इसकी खोज किसने की थी, किसने किया था, तो प्लेड ने किया था। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो प्लेड ने की थी। किसकी, तो राइबोसोम की खोज। और यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है।
इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम के ऊपर क्या होती है कि झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यह प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है। कौन? तो राइबोसोम। आगे हम बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार के, एक 80S प्रकार के। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मकाय बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सूक्ष्मकाय बोलते हैं। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है एस्फेरोसोम, ठीक है, और दूसरा है कि ग्लाइकोसोम और परऑक्सीसोम। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मकाय। ये 3 भागों में बांटा गया है इसको, यानी एस्फेरोसोम में, और एक ग्लाइकोसोम में, और परऑक्सीसोम में। ठीक है, अब हम बात करें एस्फेरोसोम की, तो यह प्लांट सेल है। यह क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, यानी यह प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। यह जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है। कौन? एस्फेरोसोम। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या होता है, यह एब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोसोम की बात करें तो ये प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, परऑक्सीसोम की बात करें तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी ये पाया जाता है। समझ गए इन बातों को? चलिए आगे बात करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, कार्य के बारे में बात करें। तो यह सेलुलर डाइजेशन यानी कोशिकीय पाचन करने का काम करता है। यह क्या करता है, कोशिकीय पाचन करने का काम करता है। कौन कौन काम करता है, तो माइक्रोबडीज यानी सूक्ष्मकाय। ठीक है, आगे हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी इसको हिंदी बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, जिसको हम प्लास्टिक बोल सकते हैं। प्लास्टिक का मतलब ही होता है लवक, और यह कलरिंग मटेरियल यानी रंग देने का काम करता है। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिक पाया जाता है, जिसको हम लवक बोलते हैं। यह क्या करता है, कलरिंग मटेरियल यानी रंग देने का कार्य करता है। और किस में रंग देने का कार्य करता है, ओनली इन प्लांट सेल, यानी सिर्फ पौधों में। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसकी खोज के बारे में, तो इसकी खोज किसने की थी, ई हैकल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज, तो क्लोरोप्लास्ट की। आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं ल्यूकोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, इसका हिंदी होता है हरित लवक। इसमें जो होता है वो ग्रीन रंग होता है, ये इसका रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, यानी ग्रीन कलर पिगमेंट होता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे यह हरा रंग देने का कार्य करता है, इसका जो पिगमेंट होता है ये, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो जितने भी हरे रंग के पत्ते देखते हैं, फल देखते हैं, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। समझे? अब क्रोमोप्लास्ट की बात करें, इसका हिंदी तो वर्णी लवक। यह हरे रंग को छोड़कर ऑल कलर देता है, यानी यह जो वर्णक है ये हरे रंग को छोड़ के, जो पिगमेंट है हरे रंग को छोड़ के बाकी सब जितने कलर होते हैं वो सभी रंगों को ये देता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यह कलर नहीं देता, यह क्या करता है, कलर ही नहीं देता। क्या कहता है, तो यह सबसे ज़्यादा प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। यह जो है पिगमेंट, यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग बायोलॉजी में आज हमने पढ़ा। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग आगे देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।